दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हल्का सा पढ़ा था क्वालिफाइड इन्वेस्टर होते कौन से हैं। तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर मैंने आपको बताया था, इसको क्वालिफाइड इन्वेस्टर को सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बताई थी और बताया था कि क्या कहते हैं, कौन सी है यार वो ऑर्गेनाइजेशन बाहर की जिसमें उसमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है पाकिस्तान को, नाम स्किप हो रहा है दिमाग से, कौन सी है बताइए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, एफ से शुरू है, हाँ FATF, फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स। हाँ ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर रजिस्टर होना है, सेबी के साथ रजिस्टर नहीं होना। ठीक है, तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को करना क्या होगा, सबसे पहले ही हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। डीमैट अकाउंट, डीमैट माने डीमटेरियलाइज्ड, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म में ना हो। ठीक है, यानी पेपर फॉर्म में ना हो, यानी वो किस फॉर्म में होगा, फिजिकल फॉर्म में ना होके वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी ई फॉर्म में होगा। ठीक है, वर्चुअल होगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट खोलेगा, उसके बाद खोलेगा ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट का मतलब क्या है, ट्रेड अकाउंट में करना क्या होगा, ट्रेड अकाउंट होता क्या है बेसिकली, जिसमें ट्रेडिंग होती है। किसकी ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदेंगे उसकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, लास्ट क्लास में बताया था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में भी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या खोलना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। फॉर डीमैट अकाउंट फॉरनर नीड अ पैन कार्ड। उसको पैन कार्ड मिलेगा, कहां से मिलेगा, आईटी डिपार्टमेंट से मिलेगा, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलेगा। ओके, पैन कार्ड आपको पता है, पेपर में एक बार प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि पैन कार्ड होता है कितने अंकों का, इसके ऊपर नंबर लिखा होता है 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है फॉर शेयर ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपके पास भी होगा घर में पैन कार्ड बना होगा आपका या आपके मम्मी पापा का या आपके भाई बहन का, किसी का। ठीक है, आपने देखा होगा ऊपर गंदी सी फोटो लगी होती है आपकी, अगर आपके पास होगा। ठीक है, और 10 लेमिनेटेड सा होता है, गत्ता सा। ठीक है, और उसके ऊपर 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है। ठीक है, एंड दैट पैन कार्ड इज यूज फॉर शेयर ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आते हैं ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट क्या है, जैसा कि पैन कार्ड पे भी होती है, लेट मी शो यू, पैन कार्ड पे भी होती है यार। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, ये जो चिकनी सी फोटो नजर आ रही है ना बिना दाढ़ी के मुर्गे की, ये मैं ही हूं। दिख रहा है, दिखा, हाँ होती है, पैन कार्ड पे भी होती है फोटो, उस पे भी होती है, आधार कार्ड पे भी होती है। मैम को शायद पता नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने तुम्हारी फोटो नहीं लगाई है। सर ये आप हो, हाँ मैं पहले बहुत ज्यादा अगली था, इनफैक्ट अभी भी हूँ, बट पहले ज्यादा अगली था। ठीक है, एनीवेज कम टू द टॉपिक। ट्रेड अकाउंट, आधार कार्ड पैन कार्ड पे सभी अगली होते हैं। एनीवेज, ट्रेड अकाउंट क्या होता है, ट्रेड अकाउंट क्या होता है, ट्रेड अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक द्वारा बनाया जाता है, हु आल्सो एक्ट एज अ स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक अवेल द ट्रेड अकाउंट फैसिलिटी। ठीक है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक होता है, जो लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक। ठीक है, दैट अवेल द ट्रेड अकाउंट फैसिलिटी, यानी कि वो क्या कहते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग की फैसिलिटी आपको देगी। ओके, ट्रेड अकाउंट क्या करेगा, ट्रेड अकाउंट एक अकाउंट बना होगा सर, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो शेयर्स की। ठीक है, इट इनेबल्स द शेयर होल्डर्स टू ट्रेड इन शेयर्स, आपको अपने बेचने हैं खरीदने हैं। ठीक है, तो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट गोइंग थ्रू द हैसल्स ऑफ मैन्युअली कन्वर्टिंग हिज डॉलर्स इनटू रुपीज। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सपोज करो यूएस का बंदा है। ठीक है, यूएस के बंदे को अब मान लो रिलायंस के शेयर खरीदने हैं। ठीक है, बीच में एक ब्रोकर है। ठीक है, जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो ये कहेगा कि भैया मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, आप मेरे से खरीद लो। ठीक है, अब यूएस वाला बंदा कहेगा
कि यार मेरे को रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए पैसा तो रुपीज में इन्वेस्ट करना है ना, ठीक है ना, तो उसको डॉलर को कैसे कन्वर्ट करूं, किस तरह से करूं, तो उसके लिए इन्होंने एक ट्रेड अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें कोई जरूरत नहीं होती कि आपको डॉलर कन्वर्ट करने पड़े, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कन्वर्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉनिकली अमाउंट जनरेट हो जाएगा उस ट्रेड अकाउंट में। समझे मेरी बात? जैसे कि लिखा हुआ ट्रेड अकाउंट इनेबल्स द शेयर होल्डर टू ट्रेड इन शेयर्स, ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू द हैसल्स, हैसल मैंने रुकावटें, ऑफ मैन्युअली कन्वर्टिंग हिज डॉलर्स इनटू रुपीस। समझ आया सर? और क्वालिफाइड इन्वेस्टर कैन परचेज शेयर थ्रू दिस ट्रेड अकाउंट, तो इस तरह से वो ट्रेड अकाउंट से शेयर वगैरह परचेज कर सकता है। क्लियर है सर? ट्रेड अकाउंट क्या है दोबारा से समझेंगे। ट्रेड अकाउंट क्या है सर? एक तरह का बैंक का अकाउंट होता है ना, जैसे आपका बैंक के अकाउंट में पैसों की ट्रेडिंग होती है, पैसे इधर उधर करते हो, तो ट्रेड अकाउंट में आप शेयर्स इधर उधर करते हो, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। आपको किसी को बेचना है या खरीदना है, ठीक है, तो आपको ट्रेड अकाउंट के थ्रू ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं होती कि मैनुअली आप डॉलर को कन्वर्ट करो रुपीस में, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम ऐसा बना होता है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पैसे इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन ओके, ये समझ में आया? ट्रेड अकाउंट बोलो, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, टाइप करो जल्दी से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में वो है ईसीबी, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स नाम से क्लियर है। ईसीबी, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर से। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, यानी इंडिया के बाहर से, ठीक है। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। और बोरोइंग का मतलब क्या होता है? किसी से बोरो करना, किसी से उधार लेना, या आप शुद्ध भाषा में भीख मांगना किसी से, ठीक है। लेकिन ये भीख ऐसी होती है कि जिसका आपको चुकाना पड़ता है, ये फ्री वाली भीख नहीं है, इस भीख को आपको चुकाना पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल बाहर से, कमर्शियल रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटीज, और बोरोइंग्स मतलब भीख, बट वो वाली भीख जिसको आपको चुकाना है, ओके। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। एनी मनी बोरोड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, यानी जो बाहर से आएगी, फॉर फाइनेंसिंग द कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया इज नोन एज ईसीबीज, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है कि भैया सपोज करो आपने बिजनेस खोला है, आप कहते हो कि सर मेरा तो भैया 500 करोड़ रुपए का बिजनेस है और हमारे जो इंडिया के छोटे भैया बैंक हैं इनकी औकात नहीं है हमारे को लोन देने की। जाहिर सी बात है, नहीं है औकात, है ना। 500 करोड़ रुपए आपको लोन दे देंगे तो वो तो मर जाएंगे बेचारे अगर आपका बिजनेस डूब गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सर आप एक्सटर्नली यानी बाहर से भी भीख मांग के अपना बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया यानी परमिशन दी है आपको कि ईसीबीज आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस पे आप पैसा ले सकते हो फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स, ठीक है। जितने भी इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वो बाहर से पैसा ले सकती हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, जो आपका ऑलरेडी बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए, या फिर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। बकायदा आपको इसके लिए अपना एक ब्रोशर वगैरह तैयार करना होता है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके प्रॉफिट के बारे में, शेयर्स के बारे में सारा प्रॉपर बना के, और जिस मतलब जिस फर्म से आपको बाहर लोन लेना है, ठीक है, उसको प्रॉपर दिखाओगे कि भैया हमारा प्रोजेक्ट इस तरह है और हम इस तरह से करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको क्या करेगी? आपसे आपको पैसे देगी, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। क्लियर है सर? नाउ द थिंग इज फॉरेन सोर्सेज इंक्लूड, मतलब बाहर से आप कहां से ले सकते हो पैसे अपने नए बिजनेस खोलने के लिए, या फिर आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको खोलने के लिए कहां से पैसे ले सकते हो? या तो आप ले सकते हो सर कमर्शियल बैंक लोन्स, या तो किसी बाहर के बैंक से आप लोन ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है सर बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट। आप सपोज कुछ बाहर से खरीदना चाहते हो, बायर से उधार ले सकते हो, या कोई सप्लायर है उससे उधार ले सकते हो, क्रेडिट पे पैसा ले सकते हो, है ना। तीसरा है सर सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि फ्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। नाम से क्लियर है? फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होगा? फ्लोट का मतलब क्या होता है? जो बार बार
ऐसे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऐसे होती है ना पानी में, फ्लोटिंग ऊपर ऊपर तैरना, ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब कि जो हिले बार बार, ठीक है। फ्लोटिंग रेट नोट्स का मतलब क्या हुआ कि जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बार बार क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, बार बार हिलेगा, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स कौन से होंगे, जिसका जो इंटरेस्ट रेट है, जिसकी जो ब्याज की दरें हैं वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी सर सेम। इसमें ब्याज की दरें, सपोज आपने लोन लिया बाहर, ठीक है, तो उसकी ब्याज की दरें रहेंगी सेम। लेकिन अगर फ्लोटिंग रेट नोट्स पे आप बाहर से उधार लेते हो, मतलब फ्लोटिंग रेट नोट्स लेते हो अगर आप, नोट्स क्या है, बेसिकली एक पेपर सा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं आपको 500 करोड़ 400 करोड़ इतने रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके फ्लोटिंग रेट का फ्लॉ क्या है कि जो इसके इंटरेस्ट रेट होगा, जो उसकी ब्याज की दरें होंगी, इसमें क्या रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगी, फ्लोटिंग, ओके, नाम याद रखना, फ्लक्चुएशन रहेगी। क्रेडिट फ्रॉम एनी ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज लाइक आईएफसी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती है, एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। तो दोबारा से एक बार बताते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल मतलब रिलेटिंग टू कमर्शियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। बोरिंग्स मतलब भीख मांगना, लेकिन ऐसी भीख जिसको आपने बाद में चुकाना भी है, ठीक है। सो एनी मनी बोरोड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया, दैट इज नोन एज external commercial borrowings, okay. Government of India permits the external commercial borrowings are the source of finance for इंडियन कॉर्पोरेट्स, ठीक है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी उनका चल रहा है, या फिर फॉर द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू गेट दैट फॉरेन फंड्स। देयर आर मेनी सोर्सेज, आउट ऑफ देम आर कमर्शियल बैंक लोन्स, किसी बाहर के बैंक से लोन ले सकते हो, दूसरा है बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट, द थर्ड थिंग इज सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लोटिंग रेट नोट्स, जिसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट रहता है, और फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स जिसका इंटरेस्ट रेट सेम रहता है। नाम से क्लियर है। एंड द लास्ट वन इज क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी लाइक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती है, आईएफसी। एंड द लास्ट इज एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एटसेट्रा। क्लियर है सर। Next point is ECB policy of government is to emphasize priority of investing in infrastructure and core sector। मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट कहती है, प्रायोरिटी देती है कि आप बाहर से उन्हीं चीजों के लिए लोन लें, ठीक है, बाहर से उन्हीं चीजों के लिए भीख मांगे जो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए लोग पैसे देते हैं, ठीक है। कोर सेक्टर जैसे कि पावर, टेलीकॉम, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, ठीक है, याद रखेंगे आप कोर सेक्टर। आपको शायद पता हो, ये तो कोर सेक्टर हो गए, एक कोर इंडस्ट्रीज भी होती हैं। आपका होमवर्क है 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम बताएंगे आप मेरे को। 8 कोर इंडस्ट्रीज प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है इनफैक्ट। 8 कोर इंडस्ट्री, 6-7 इंडस्ट्रियों के नाम दे दिए, एंड you have to identify out of them which one comes under core industry, okay। तो एक्सटर्नल कमर्शियल पॉलिसी किस पे फोकस करती है, प्रायोरिटी गवर्नमेंट किसको देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोर सेक्टर पे, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका हाउ ईसीबीज आर डिफरेंट फ्रॉम एफडीआई। आप कहोगे सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बाहर से पैसा आ रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में भी बाहर से पैसा आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बंदा डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बंदे की इच्छा है इन्वेस्ट करने की। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में आप भीख मांग रहे हो बंदे से, सिंपल सा डिफरेंस है। आप भीख मांग रहे हो, लेकिन वो भीख आपने देर सवेर चुकानी है, बट स्टिल इट इज कम अंडर भीख, ओके। सो ईसीबीज आर, और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ, ईसीबी और एफडीआई में क्या डिफरेंस है। सपोज करो एफडीआई में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सपोज करो कि 3 पार्टनर है, बाहर की कोई कंपनी है, बाहर की कोई कंपनी है जिसका नाम है फेना। फेना ही लेना, आपने एड देखी होगी इसकी। तो फेना नाम की कंपनी है सर, मान लो बाहर की, आपके देश में आए वो 3 जन, तीनों ने इन्वेस्ट किया। एक पहले बंदे ने किया 30% इन्वेस्टमेंट, 30% इन्वेस्टमेंट की पहले बंदे ने,
दूसरे बंदे ने भी 30% इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और चौथे बंदे ने की 40% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अ, तीनों ही उस कंपनी के मालिक होंगे या नहीं, बताइए, या इनमें से एक होगा कोई मालिक? तीनों ही होंगे, बिल्कुल सही बात, तीनों ही होंगे, क्योंकि तीनों के पास क्या है, तीनों के पास है इक्विटी शेयर। ध्यान से समझिए, तीनों के पास क्या है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, तीनों के पास क्या है सर, आपकी ऑनर्स ऑनर ऑनरशिप है। ऑनरशिप तीनों के पास है, मतलब मालिक तीनों ही कहलाएंगे, याद रखना, तीनों के पास इक्विटी शेयर है और तीनों ही क्या कहलाएंगे, ऑनरशिप, तीनों के पास ही क्या है, इसकी ऑनरशिप है। लेकिन ईसीबी में ऐसा नहीं होता। ईसीबी में आपको बाहर का जो भी सपोज इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश में पैसे उधार दे रहा है, ठीक है, उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी, समझे मेरी बात, इसमें इसको ओनरशिप नहीं मिलेगी, याद रखेंगे। तो ईसीबी मींस फॉरेन फंडिंग विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी बताया, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, व्हेन इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल इट इज नोन एज एफडीआई, ठीक है। दोज इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आर कन्वर्टेबल, द कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर कवर्ड अंडर एफडीआई पॉलिसी, एनी अदर डायरेक्ट कैपिटल नॉट अलाउड इन ईसीबी, कोई डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप किसी के पास उधार मांगने गए तो उसने कहा कि भाई एक काम कर कि तू मेरा इतना परसेंट इसमें हिस्सा रख ले, तो पैसे का उधार रखेगा, जब प्रॉफिट आएगा तो उसमें से मेरे को दे दियो। तो ध्यान है यहाँ पे कि एनी अदर डायरेक्ट कैपिटल नॉट अलाउड इन ईसीबी, ठीक है। और एफडीआई में क्या होता है, इक्विटी कैपिटल यानी ओनरशिप राइट मिलता है आपको, ठीक है, याद रखेंगे। दोज इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आर कन्वर्टेबल, तो इसको कहते हैं इक्विटी शेयर। जैसे मैंने आपको बताया ना 30-30-40, ये इक्विटी शेयर हुआ, यानी कि ओनरशिप राइट मिला एफडीआई में, लेकिन ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में नहीं मिलेगा। उसके बाद है सर नेक्स्ट इक्विटी कैपिटल, दोबारा से बताते हैं, इट्स अ कोर फंडिंग ऑफ द बिजनेस। जैसा मैंने आपको बताया 30-30-40, ये जो बिल्कुल बेसिक फंडिंग है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी कैपिटल। जो आपने एक फैक्ट्री शुरू करने के लिए, आप लोग, उन लोगों ने एक कैपिटल लगाई यानी पूंजी लगाई, इक्विटी कैपिटल बोले। इक्विटी मींस ओनर शेयर ऑफ द एसेट, ओनर का कितना शेयर है एसेट में, ओके। एक होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, सपोज करो आपने सपोज करो कंपनी खोली, या इन्हीं तीन बंदों ने मान लो कंपनी खोली, कल को ये मान लो शेयर अपने किसी को देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब शेयर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कंपनी बेच दी है, सिर्फ शेयर्स ही दिए हैं, ध्यान से समझेंगे। शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी हु नीड नॉट बी ओनर्स, लेकिन उनके पास ओनरशिप राइट नहीं होगा, सिर्फ शेयर खरीदेंगे। जैसे आपके घर में भी या आपके फादर साहब या कोई बड़ा भाई वगैरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा, ठीक है, तो वो ऑनर तो नहीं बन जाते ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, किसमें, शेयर्स में, याद रखेंगे। इक्विटी कैपिटल इज फॉर द कोर फंडिंग ऑफ द बिजनेस, और इक्विटी मींस ओनर शेयर्स ऑफ द एसेट, और शेयर कैपिटल मींस ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी हु नीड नॉट बी द ओनर्स, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं, ईसीबी रूट्स, जैसे कि आपको बताया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट्स होते हैं, उसी तरह एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के भी रूट्स होते हैं, ठीक है, वही सेम रूट है, ऑटोमेटिक रूट और दूसरा अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको पता है कि कोई भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, आरबीआई से भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ऑटोमेटिक रूट, याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए आपसे पूछ लेगा पेपर में क्वेश्चन कि ऑटोमेटिक रूट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में किन किन सेक्टर्स के लिए है, आंसर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। दूसरा सर अप्रूवल रूट, नाम से क्लियर है कि इसमें अप्रूवल चाहिए आपको फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। बोरोवर हैज टू टेक
एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर टेकिंग द लोन। बोरोवर को परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट मतलब खुल के परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, गवर्नमेंट से, बिफोर टेकिंग द लोन। ठीक है, लोन लेने से पहले बोरोवर को लेनी पड़ेगी, याद रखना। जो बाहर से भीख मांग रहा है ना, जो बाहर से भीख मांग रहा है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से कि भैया सर मैं लोन ले रहा हूँ, बाहर से भीख मांग रहा हूँ, तो उनको बताना भी है ना कि ले लूं बाहर से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो दो तरह के रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। उसके बाद आता है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपैक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ऑन इकोनॉमी। क्या इंपैक्ट पड़ता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के इकोनॉमी पे? इसको ना देखो तुम, वैसे ही बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं इसको छुपा रहा हूँ। क्या इंपैक्ट हो सकता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का? बाहर से भीख मांग रहे हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? खुद अपने दिमाग से सोचो। बाहर से भीख मांगोगे तो इससे क्या होगा? सबसे मेन चीज जो सिंपल सी बात है, क्या चढ़ेगा? आप डेट चढ़ेगा सर, डेट, कर्ज चढ़ेगा, मेन चीज, सबसे बेसिक चीज। अब बाहर से भीख मांग रहे हो तो हमारे देश के ऊपर कर्ज चढ़ रहा है ना, एक तरह से डेट चढ़ रहा है। दूसरा, लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी। दूसरा, बिल्कुल पारुल ने सही बोला है, वैल्यू डिक्लाइन। किसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी? किस कंट्री विल बी अंडर प्रेशर? वैल्यू किसकी डिक्लाइन होगी? वैल्यू ऑफ रूपी। वेरी गुड यार शिवम। रूपी की वैल्यू कम हो जाएगी, रूपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? रूपी की वैल्यू इसलिए कम होगी सर, रूपी की वैल्यू इसलिए कम होगी क्योंकि बाहर से आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ले रहे हो, बाहर से आप डॉलर खरीद रहे हो उनका, और जब डॉलर खरीदोगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी ना, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो रुपए की, जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी, यानी अपने आप घट जाएगी। सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक दूसरी चीज ये समझो कैसे डिक्लाइन होगी। सपोज करो कि जब आपने कर्ज लिया उस वक्त मान लो $1 की कीमत थी, सपोज करो 60 रुपए। सपोज करो $1 की कीमत थी 60 रुपए। ठीक है, और जब आप लोन चुकाने लगे, जब आप उसका उधार चुकाने लगे 2 साल बाद या 3 साल बाद, उस $1 की कीमत होगी सपोज 70 रुपए। ठीक है, तो भाई साहब आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। आपने लोन तो लिया साठ साठ रुपए में, लेकिन अब आपको चुकाना कितने में पड़ रहा है? 70 रुपए में। तो आपके रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी वर्जन पढ़ते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा एक और भी इसका फ्लॉ है, एक और भी इसका कौन है इसका, ये है कि सपोज करो कि आप बाहर से मान लो क्या कहते हैं, किसी ने आपको भीख दिया। ठीक है, और कई बार डॉक्यूमेंट्स में ना, टीएनसी में ये भी लिखा होता है कि अगर आप कुछ टाइम बाद अगर आप उस पैसे नहीं चुका पाए तो फॉरेन कंपनी आके आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, तो इससे ये भी हो सकता है कि आपका ओनरशिप राइट भी छीन जाए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन फ्लॉ। ठीक है, और अगर बाहर से कंपनियां हमारे देश में आ जाएंगी, अगर हमारे मतलब बाहर की कंपनी आके हमारे देश के ऊपर ओनरशिप कर लेगी इस तरह से, तो इससे फिर वही वाला काम हो जाएगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। ठीक है, तो अब इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ऑन इकोनॉमी। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड पॉलिसी ऑफ ईसीबीज टू मेक कंपनीज यूज ईसीबी टू प्राइमरली फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने अभी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स की कंट्रोल्ड पॉलिसी बनाई है, स्पेशली कोविड-19 के बाद तो बहुत ज्यादा कंट्रोल बनाई है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है भैया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी बाहर से जो भीख मांगनी है आपने, जिसको चुकाना भी है आपने, वो सिर्फ आप किसके लिए मंगवाओगे? या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, याद रखेंगे। दूसरा है सर, दूसरा इंपैक्ट ये है कि ओवर द इयर्स इंडियन कंपनीज इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। काफी सालों से हम ये देख रहे हैं, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, कि जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं ये काफी ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के ऊपर। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इंडियन कंपनीज वांट टू गेट लोन्स थ्रू ईसीबी एट लोअर कॉस्ट एंड लोअर देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है। चौथा है सर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इंक्रीज द एक्सटर्नल डेट ऑफ द कंट्री। मतलब देश का एक्सटर्नल डेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, जो बाहर आपने पैसा चुकाना तो आपका डेट बढ़ेगा ही, कर्ज बढ़ेगा ही। तीसरा सर, इंक्रीज इन ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में जब इंक्रीज होगा, विच लेड टू इंक्रीज इन करेंसी रिस्क। मैंने आपको बताया करेंसी रिस्क हो सकता है, आप डॉलर बाय करी जा रहे हो तो आप तो खुद ही डॉलर की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन करेंसी रिस्क, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, विच लेड टू इंक्रीज द बर्डन ऑन बोरोवर एज द वैल्यू डेप्रिसिएशन। जिससे क्या होगा, बोरोवर के ऊपर बर्डन पड़ेगा क्योंकि रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। वो एग्जांपल बताया था ना अभी, 1 रुपया जब आपने लोन लिया तब 60 रुपए का था, 1 डॉलर 60 रुपए का था, और जब चुकाने की बारी है तब 1 डॉलर कितने का हो गया, 70 का हो गया। तो यही कहना चाहता है, इंक्रीज इन ईसीबी लेड टू इंक्रीज इन करेंसी रिस्क, दैट इज डेप्रिशिएशन ऑफ रूपी, which led to further increase in burden on the borrower as the value depreciate. So if ECBs are not controlled, अगर बाहर से भीख लेनी बंद नहीं की जाएगी, उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, there can be huge debt causing problems for economy। तो हमारे देश के ऊपर भैया कर्ज चढ़ जाएगा, ठीक है ना, बहुत तगड़े वाला। तो एक बार इसको देखो, कुछ नहीं समझ आया तो जलपान कर लें 2 मिनट। इसमें कुछ नहीं समझ आया पूछिए। पूछिए, इसमें कुछ ना समझ आया हो। पूछिए कि सारे पानी पीने चले गए हैं। वैल्यू ऑफ रूपी, वैल्यू ऑफ रूपी क्या मतलब, रुपए की वैल्यू तो कम होगी ना, जाहिर सी बात है। आप इधर से खरीदी जा रहे हो, आप डॉलर खरीद खरीद के डॉलर की वैल्यू बढ़ाई जा रहे हो, तो रुपए की वैल्यू तो अपने आप घटेगी ना, डॉलर के कंपैरेटिवली। आप एक करेंसी की वैल्यू को बढ़ावा दे रहे हो उसको बार बार खरीद के। याद करो कि जब क्या कहते हैं, फॉरेन रिजर्व जब गवर्नमेंट को बढ़ाने होते हैं तो अपने तो क्या करती है, डॉलर बेचना शुरू कर देती है। अब और डॉलर बेचेगी कैसे, उसके बदले में क्या, रुपए लेगी, ठीक है ना। तभी तो उसके फॉरेन तभी तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। सर इट कैन आल्सो लीड इन रिडक्शन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं यार, एक्स्ट्रा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन, वही जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर उनको बाहर से लोन नहीं मिलेगा फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगी, तो उन्हीं के लिए तो बनाया हुआ है, कंपनीज के लिए तो बनाया हुआ है ईसीबी। ईसीबी इसीलिए बनाया हुआ है कि बाहर से कंपनियां लोन ले सकें, ठीक है ना। लेकिन अगर लोन नहीं मिल पाएगा उनको, बाहर से भीख नहीं मिल पाएगी उनको, तो फिर वो कहीं ना कहीं और से करेंगी जुगाड़, ठीक है ना। लेकिन इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते इट कैन लीड लेड टू रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से तो वो उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि देर आर मैनी सोर्सेज, ईसीबीज इज वन ऑफ देम, ठीक है। हाँ, ईसीबी खत्म कर देते हो अगर, देन इट मे रिड्यूस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और स्वैप करेंसी, करेंसी स्वैपिंग, ये अलग चीज है, अलग कंसेप्ट है। करेंसी स्वैप करना, करेंसी स्वैप तब होती है जब आपकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है, तब आप करेंसी स्वैप कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जिम्बाब्वे ने स्वैप करी थी अपनी करेंसी यूएस डॉलर में, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, वी विल डिस्कस इट लेटर।
इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ऑन इकोनॉमी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोल्ड पॉलिसी रही है ईसीबी को लेके कि सिर्फ ईसीबी यूज होगी प्राइमरीली टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और पिछले टाइम से हम ये देख रहे हैं कि इंडियन कंपनी जितनी भी हैं वो मैक्सिमम है रिलाई कर रही हैं ईसीबीज पे। ये बड़ी गलत चीज है, मतलब अनदर सोर्सेज पे रिलाई नहीं कर पा रही। और है कि एक्सटर्नल डेट चढ़ता जाएगा, ठीक है ना, कर चढ़ता जाएगा, और इससे डेप्रिसिएशन भी होगी, रुपी की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। और इट इंक्रीज द बर्डन ऑन बोरोवर एज द वैल्यू डेप्रिसिएशन, एज द वैल्यू डेप्रिशिएट, ओके। इफ ईसीबीज आर नॉट कंट्रोल, अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को कंट्रोल नहीं किया गया, देयर कैन बी ह्यूज डेट कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर इकोनॉमी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेट चढ़ जाएगा। तो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट कैन, अरे गवर्नमेंट कैसे यूज होगी करेगी ईसीबी? ये ईसीबी तो स्पेशली कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है ना, तो गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी? ये तो इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए है, नाम से क्लियर है ना, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी बाहर से जो बोरिंग होगी कौन? कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना, सिंपल यार, है ना, नाम से क्लियर है ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, कमर्शियल फर्म्स जो हैं वही बोरोइंग बोरो कर सकती हैं, ठीक है ना, इनकी इंडस्ट्रीज वगैरह, ओके। Now we will discuss the recent changes by Government of India in FDI policy since April 2020. अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई पॉलिसी में अप्रैल 2020 में क्या क्या चेंजेस लाए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नोटिफाइड किया है न्यू नॉर्म्स अंडर फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, की पहला कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर क्लियरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज विद विच इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर। अभी रिसेंटली चेंज क्या है, सबसे पहला चेंज ये है कि भैया अगर किसी भी कंपनी ने सॉरी इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है जल्दी से बताओ, कितनी है जो बॉर्डर शेयर करती हैं? 7 है, वेरी गुड, ठीक है। इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, अगर उन कंट्रीज ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए सर? प्रायर क्लियरेंस चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, ये इसलिए किया गया क्योंकि चाइना की बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे देश में। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब, चाइना से लोग शेयर वो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ठीक है। सो देयर माइट बी अ रिस्क कि चाइना क्या कहते हैं, हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की उसको उसकी कोई हो मंशा हो उसके मन में, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर क्लियरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज विद विच इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर, उनके लिए प्रायर क्लियरेंस की जरूरत है, याद रखेंगे। दूसरा चेंज ये किया दैट इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप of any existing or future FDI in an entity in India resulting in the beneficial ownership, such subsequent change in beneficial ownership shall also require government approval। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बोला था, बट गवर्नमेंट ऑलरेडी पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एफडीआई बाय चाइना। हाँ, गवर्नमेंट ने तो रिस्ट्रिक्शन कर ही दी है, लेकिन ये इस तरह के अभी कुछ रूल्स आए हैं, वो तो है ही है, लेकिन कुछ रूल अभी भी यार बाहर से काफी कुछ आ रहा है चाइना का। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक ना दाना होता है जिससे ना कपड़ा बनता है, प्लास्टिक का दाना बोलते हैं उसको, पीपी बोलते हैं, पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। हमारे देश में जो बैग्स बनते हैं ना, जो हमारी फैक्ट्री में बनता है बैग्स, उसका जो दाना आता है वो बाहर से आता है, चाइना से ही आता है मैक्सिमम, ठीक है। चाइना बहुत सस्ता बेच रहा है हमारे देश में, तो गवर्नमेंट ने अभी उसके दाना, जैसे बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रही है हमारे इंडिया में, उसकी बैग्स की बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, तो गवर्नमेंट ने उस दाने के ऊपर लगाई है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि वो ज्यादा हमारे देश में ना मतलब कब्जा कर सके, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
हाँ, पॉलीप्रोपिलीन बोलते हैं, तो ताकि हमारे देश के ऊपर कब्जा ना कर सके, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में बता रहा था। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जैसे मैं आपको बता रहा था, सपोज करो हमारे देश की कोई कंपनी है, उसने बाहर से मान लो कुछ पैसे लिए थे, ठीक है। अब वो मान लो नहीं चुका पाई, तो उस केस में क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि हम आपको ओनरशिप राइट दे देंगे। जैसे बैंक्स में भी होता है, सपोज करो आप बैंक से लोन लेते हो तो कुछ आप रखते हो ना, गिरवी रखते हो घर के पेपर्स वगैरह। तो सपोज आप कोई बंदा किसी कारणवश से नहीं दे पाता, लोन नहीं चुका पाता, तो कुछ टाइम बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है या उसके बाइक वगैरह, जो भी उसकी बिलोंगिंग्स होते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं उसके, उसको नीलाम करते हैं ना। आपने मूवीज में भी देखा हो कि घरों की नीलामी होती है, सामान की नीलामी होती है, देखा होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात, मोर्टगेज एसेट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उनकी नीलामी होती है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी, यानी कि जो आपकी कंपनी थी ना, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। और उससे होगा क्या, वो बेनिफिशियल ओनरशिप किसको मिल जाएगी? दूसरे देश, मतलब जिससे आपने लोन लिया, ठीक है। तो वो कहता है अगर इस तरह के चेंजेस, अगर इस तरह का कोई भी अगर चेंज लाना है आपको अपनी कंपनी में, कि जिसमें आप ऑनरशिप राइट ही दूसरे देश को दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ये तो फिर वही काम हो जाएगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो वो कहता है कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ECBs any conversion of the ECB or any part of thereof into shares of Indian company would be subject to restriction and approval required under FDI policy and rules। वो कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स पे, इफ देयर इज एनी कन्वर्जन ऑफ द ECB और एनी पार्ट देयर ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, अगर उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस सडन चेंज। ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, कि भाई हमारे देश की जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई, कि उनके लिए अप्रूवल की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनके ऊपर क्यों इस तरह से बोला? द रीजन बीइंग इज इट्स एम इज टू कर्ब द अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। मेरी जीभ ना फिसल जाती है जब भी मैं अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ ना, या इस तरह के कुछ वर्ड्स बोलता हूँ। टू कर्ब द अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर और एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स ड्यू टू कोविड पेंडेमिक स्पेशली फ्रॉम चाइना। मैंने आपको बताया ना कि चाइना द्वारा कुछ कंपनियों के ऊपर इस तरह के देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी क्या है, कोविड की जब सिचुएशन थी तो उस टाइम क्या था, सारी कंपनियों के दिवाले निकले हुए थे, काम ही नहीं था क्योंकि। और जब दिवाले निकले हुए थे तो जाहिर सी बात है, जिन जिन कंपनियों ने लोन लिया हुआ था तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर की कंपनियों को कि अभी वक्त है, अभी टेक ओवर कर लो, ठीक है ना। सो इट्स एम इज टू कर्ब द दिस opportunistic takeover or acquisition of domestic firms due to COVID pandemic, especially from China. And India's decision to tighten the norms for FDI came amid reports of China eyeing to take over several Indian entities following fall in the valuation due to economic downturn in the wake of pandemic। जैसे मैंने आपको बताया कि दिवाला निकल गया कई कंपनियों का, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का। सो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट्स आई थी कि भैया चाइना की आंख है इसके ऊपर, जितनी भी इंडियन एंटिटीज है उनको टेक ओवर करने की, ठीक है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अभी बताओ इसमें कुछ ना समझ आया हो? इसमें एक और खास बात क्या है कि इसमें बेनिफिशियल ओनर डिफाइन नहीं किया गया। ये जो नोटिफिकेशन लाई है कि क्या कहते हैं, जो भी बेनिफिशियल ओनर है, मतलब जिसको ट्रांसफर की जाएगी, इसमें बेनिफिशियल ओनरशिप की डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर रखी गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू अनसर्टेनिटी एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स डोंट लाइक दैट, ठीक है। इससे मार्केट में क्या होगा, अनसर्टेनिटी सी छाई रहेगी, और फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर के आएंगे, स्पेशली जो बॉर्डरिंग कंट्रीज के होंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये पैसा नहीं देंगे, हमारे देश को उधार नहीं देंगे। दिस रूल्स ब्रिंग चेंज इन रूल पर्टेनिंग टू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आया, बट देर इज नो चेंज इन FPI, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन
वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FVCI क्या होता है मेरे को आप बताएंगे, आपका होमवर्क है ये। FVCI फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। चाइना सेड दैट इंडियाज न्यू नॉर्म्स, चाइना का ये कहना है, जाहिर सी बात है जब आप किसी की उंगली करो और बदले में वो आपकी उंगली काट दे तो उसको तो दर्द होएगा ना, तो आगे से बोलेगा वो, ठीक है। तो सिमिलरली चाइना सेड दैट इंडियाज न्यू नॉर्म्स वायलेट द WTO principle, that is World Trade Organization principle of non-discrimination and are against the general trend of free trade। और ये खिलाफ है किसके, जो फ्री ट्रेड का कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। तो सिंपल सा है, दोबारा से देख लेते हैं कि ये रिसेंट चेंजेस क्यों आए। रिसेंट चेंजेस पहली बात आए कौन कौन से, उसके बाद आए क्यों, और उसके बाद ये है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट व्हाई व्हेन, कोई भी आप एडिटोरियल करो ना, द हिंदू में कोई भी एडिटोरियल करो, उसका व्हाट व्हाई व्हेन जरूर देखो, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। एडिटोरियल कई बच्चे क्या करते हैं, एडिटोरियल का जो का तो ही छाप लेते हैं, मतलब पूरा पैराग्राफ फॉर्म में। तो उसको अगर आप सेग्रीगेट करके लिखो ना, व्हाट व्हाई व्हेन इस तरह करके लिखो, तो इट माइट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसमें बताओ क्या दिक्कत है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बिना गूगल करे बताना तो मानूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, देखा अब रिप्लाई नहीं आएगा, और अभी कुछ और कहता ना तो एकदम से फटाफट आगे हाथ के आगे इन्होंने वो रखे होते हैं अपने मोबाइल। जो भी बच्चा गूगल करता है ना, स्पेशली जब कोई टीचर पूछता है, तो इसका मतलब आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, मेरा तो ये मानना। और कोई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, लेट मी टेल यू। होम मिनिस्ट्री के अंदर कैसे आएगा, सीरियसली व्हाट अ रबिश आंसर। होम मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कैसे आएगा, नाम से क्लियर है यार। हाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ना, होम मिनिस्ट्री के अंदर कैसे आ जाएगा यार, कमाल कर दिया यार। वेरी बैड आंसर, होम मिनिस्ट्री के अंदर कैसे आएगा यार। होम मिनिस्ट्री के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर मैंने आपको बताया था, उसको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना है। कोई भी फॉरेनर है उसको पैन कार्ड मिलेगा आईटी डिपार्टमेंट से। पैन कार्ड क्या होता है, 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, ठीक है। वो किस लिए यूज होता है, फॉर शेयर ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। ट्रेड अकाउंट क्या होता है, ट्रेड अकाउंट डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक जो प्रोवाइड करता है, एक तरह से ट्रेड अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रेड अकाउंट इनेबल्स द शेयर होल्डर टू ट्रेड इन शेयर्स विदाउट गोइंग, अरे बात ये नहीं है वीको मिनिस्ट्री में, बात ये है सर, कॉमन सेंस यूज करो, आप खुद कॉमन सेंस यूज करो ना। होम मिनिस्ट्री के अंदर कैसे आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमी देखती है क्या होम मिनिस्ट्री, सिंपल कॉमन सेंस यूज करो ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपीएससी में 50% क्वेश्चन आपकी कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, याद रखना मेरी बात, 50% क्वेश्चन। ट्रेड अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग शेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी बाहर से भीख मांगना, जो कि भीख आपको चुकानी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है
जो भी इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं बाहर से भीख मांग सकते हैं कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। फॉरेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक लोन्स ले सकती है, बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्चुएट होता है, जिनका इंटरेस्ट रेट यानी बदलता रहता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जिनका सेम रहता है उसको फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स बोलते हैं। क्रेडिट फ्रॉम एनी ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके बारे में भी आपका होमवर्क है, लिखेंगे। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है कि प्रायोरिटी किसको देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर में जो इन्वेस्ट कर रहा है। 8 कोर सेक्टर है, इनके बारे में भी आपने लिखना है। ओके, कोर सेक्टर कौन से हैं, देखो कोर इंडस्ट्रीज अलग हैं, कोर सेक्टर अलग हैं, याद रखना। कोर सेक्टर जैसे कि पावर, टेलीकॉम, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ ईसीबीज आर डिफरेंट फ्रॉम एफडीआई। इसमें इक्विटी कैपिटल होती है, एफडीआई में इसमें नहीं होती, ठीक है। इसमें फॉरेन फंडिंग होती है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, और इसमें डायरेक्ट कैपिटल अलाउ नहीं होती ईसीबी में, उसमें एफडीआई में डायरेक्ट कैपिटल अलाउ होती है। इक्विटी कैपिटल क्या होती है, कोर फंडिंग ऑफ अ बिजनेस, जैसे बताया ना वो 3 लोग इन्वेस्ट करेंगे उसको इक्विटी कैपिटल बोलेंगे। इक्विटी मींस ओनर शेयर ऑफ द एसेट, ओनर का कितना शेयर है एसेट में, ठीक है। शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी हु नीड नॉट बी द ओनर्स, याद रखेंगे, हु नीड नॉट बी द ओनर्स। ईसीबी के 2 रूट हैं, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट that not require any approval of RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट है। अप्रूवल रूट जिसमें कुछ फॉर स्पेसिफिक सेक्टर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोरोवर हैज टू टेक एक्सप्लिसिट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर टेकिंग द लोन, लोन लेने से पहले। इम्पैक्ट क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है ईसीबी की, बता ही दिया यार, सिंपल। आपको एक तो सबसे पहला कर्ज चढ़ेगा आपके देश के ऊपर, रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो हमारे देश की इकोनॉमी पे इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। और एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा, बाहर का कर्ज बढ़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है कि ईसीबी को हम किस में यूज करें, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करें और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में यूज करें, ठीक है। और काफी टाइम से हम ये भी देख रहे हैं, इसका ये फ्लॉ है कि इंडियन कंपनीज जितनी भी हैं उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ रही है, ईसीबी के ऊपर बढ़ रही है, तो ये बहुत ही खराब चीज है, ठीक है ना। रिसेंट चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफडीआई पॉलिसी में किए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, उसने ये नोटिफाई किया है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर क्लियरेंस फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज विद व्हिच इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर, ठीक है। एंड इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर आप ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बाय दिस सडन चेंज, ये सडन चेंज इसलिए आया क्योंकि ये टेक ओवर करने की सोच रही थी और एक्विजिशन करने की सोच रही थी चाइना, ठीक है। तो इसलिए उसको थप्पड़ मारा गया एक तरह से, ठीक है, क्योंकि काफी इंडियन कंपनीज जो है वो उनकी वैल्यूज वगैरह गिर गई थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे काम कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये कहा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको बचाने के लिए कि फ्यूचर में उनके ऊपर टेक ओवर ना कर लें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं बाहर की कंपनी, बाहर के जो भी ईसीबीज वगैरह जो भी फंडिंग वगैरह आती है उनके ऊपर। ओके, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि बेनिफिशियल ओनर नाम का जो क्लॉज डाला इन्होंने बीच में वो डिफाइन नहीं है, तो जिससे काफी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, फॉरेन इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चाइना का भी ये कहना है कि दैट इंडियाज न्यू नॉर्म्स वायलेट द डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड आर अगेंस्ट द जनरल ट्रेंड ऑफ फ्री ट्रेड, और ये फ्री ट्रेड के खिलाफ है। सो देवियों और सज्जनों, आज का लेक्चर हमारा होता है